जिस देश को आज सुपर पावर कहा जाता है वो कभी सिर्फ जंगलों, ट्राइबल्स और छोटी ट्राइब्स का घर था। उसका मकसद सिर्फ इंडिया तक एक नया रास्ता ढूंढना था। 4 जुलाई 1776 एक हिस्टोरिक दिन, एक ऐसा साल जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। जिनको ये नहीं पता हर्नान कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो कौन थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे देश का इतिहास जिसका नाम आज पावर, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी का सिंबल बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। लेकिन क्या आप जानते हो, जिस देश को आज सुपर पावर कहा जाता है वो कभी सिर्फ जंगलों, ट्राइबल्स और छोटी ट्राइब्स का घर था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका के जन्म से सुपर पावर बनने तक की कहानी, कैसे अमेरिका ने अपने बुरे टाइम में सरवाइव किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले जब यूरोप में किंग्स और किंगडम्स उभर रहे थे, तब अमेरिका एक न्यू वर्ल्ड नहीं था। वो दुनिया के सबसे पुराने और वाइब्रेंट कल्चर्स का घर था, जिसे हम आज नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशंस कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग रीजन्स में ट्राइब्स रहते थे, जैसे कि चिरोकी, अपाचे, सियूक्स, नवाजो, इरोकिस, होपी और भी कई ज़्यादा। इनके कल्चर, बिलीव्स और ट्रेडिशंस नेचर से जुड़े हुए थे। उनका जीवन बैलेंस और सिंप्लिसिटी पे आधारित था। वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ जीते थे। उनका मेन खाना था कॉर्न, बीन्स और स्क्वाश, जिसे वो थ्री सिस्टर्स कहते थे। इनकी पूरी सोसाइटी रिस्पेक्ट, शेयरिंग और स्पिरिचुअल बिलीव्स पे बेस्ड थी। उनके लिए हर माउंटेन, हर रिवर और हर एनिमल सैक्रेड था। हर चीज में ग्रेट स्पिरिट की प्रेजेंस थी। साउथ अमेरिका में और भी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थी, माया, इनका और एज़टेक जैसी। माया लोग एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में कमाल के थे। उन्होंने कैलेंडर्स बनाए, पिरामिड्स बनाए और लिखने का अपना सिस्टम डेवलप किया। एज़टेक सिविलाइजेशन एक बड़े एम्पायर का सिस्टम था, जहां किंग्स, वॉरियर्स और प्रीस्ट्स का स्ट्रक्चर था। और इनका एम्पायर, जो अंडीज माउंटेन्स में रहते थे, इन्होंने एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, रोड्स, टैक्सेस और कम्युनिकेशन के साथ। लेकिन इन सब सिविलाइजेशंस को एक वेव ने हमेशा के लिए बदल दिया। वो वेव थी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। अब आता है कोलंबस और डिस्कवरी का युग। 1492 एक ऐसा साल जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। एक इटालियन नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के किंग फर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला के ऑर्डर पर एक सी वोएज पर निकलता है। उसका मकसद सिर्फ इंडिया तक एक नया रास्ता ढूंढना था। लेकिन कोलंबस गलती से पहुंच गया एक नए कॉन्टिनेंट पर, जिसको आज हम अमेरिका कहते हैं। उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया और इसीलिए उसने लोकल लोगों को इंडियंस कह दिया। यहीं से शुरू हुआ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का युग। पहले स्पेन ने मैक्सिको और साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बनाई। उन्होंने कॉन्कोस्टेडर्स भेजे, जैसे हर्नान कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो। इन्होंने एज़टेक और इनका एम्पायर्स को डिफीट कर दिया। जिनको ये नहीं पता हर्नान कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो कौन थे, मैं आपको बता दूं कि हर्नान कोर्टेस एक स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर था, जिसने 1519 से 1521 में एज़टेक एम्पायर, जो कि आज के टाइम में मैक्सिको है, उसको हराकर स्पेन के लिए न्यू स्पेन बनाया। और फ्रांसिस्को पिज़ारो एक स्पेनिश विजेता, जिसने 1531 से 1533 में इनका एम्पायर, जो आज के टाइम में पेरू है, उसको गिराकर वहां लिमा सिटी बसाई। इसके बाद फ्रांस ने नॉर्थ अमेरिका में अपनी जगह बनाई और इंग्लैंड ने ईस्ट कोस्ट पर कॉलोनीज एस्टेब्लिश करनी स्टार्ट करी। लेकिन सब इतना आसान नहीं था। कॉलोनाइजेशन के साथ आई डिसीजेज, स्लेवरी और एक्सप्लॉयटेशन। यूरोप से लाई गई बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स और मीजल्स ने नेटिव अमेरिकन को तबाह कर दिया। कई जगह पॉपुलेशन 80 to 90% तक गिर गई। लेकिन यूरोप के लिए ये न्यू वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी थी, लैंड, रिसोर्सेज और ट्रेड के लिए। बात करते हैं द 13 कॉलोनीज की। ईयर 1607 में इंग्लैंड ने अमेरिका में अपना पहला परमानेंट सेटलमेंट बनाया, जिसका नाम था जेम्स टाउन, वर्जीनिया। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर धीरे धीरे 13 ब्रिटिश कॉलोनीज बन गई। इन कॉलोनीज को हम 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज, जिसमें आते हैं मासाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट और न्यू हेमिस्फीयर। मिडल कॉलोनीज में आते हैं न्यूयॉर्क, पेनिनसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और डेलवेयर।
और सदर्न कॉलोनीज में वर्जीनिया, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। हर रीजन का अपना इकोनॉमिक सिस्टम था। न्यू इंग्लैंड में फिशिंग, ट्रेड और शिप बिल्डिंग होता था। मिडल कॉलोनीज में फार्मिंग और हैंडीक्राफ्ट, और सदर्न कॉलोनीज में प्लांटेशन इकोनॉमी, टोबैको, कॉटन, शुगर, जो स्लेवरी पर डिपेंडेंट थी। इंग्लैंड का रूल था, पर लोग ग्रेजुअली अपनी आइडेंटिटी फील करने लगे। उन्हें लगता था कि वो अपनी मेहनत से नया देश बना रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है। ब्रिटेन ने कई अनफेयर टैक्सेस लगाए, स्टैम्प एक्ट, शुगर एक्ट, टी एक्ट और इन्हीं के जैसे और भी कई एक्ट्स। ये सब देखने के बाद कॉलोनिस्ट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और उनका नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उनका कहना था कि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं हैं, तो आप हमसे टैक्स नहीं ले सकते। इस प्रोटेस्ट से परेशान होकर ब्रिटिश ने 1770 में बोस्टन मैस्केयर में ब्रिटिश सोल्जर्स द्वारा प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग करवा दी, और 1773 में बोस्टन टी पार्टी में लोगों ने ब्रिटिश शिप से चाय के बॉक्सेस समुद्र में फेंक दिए प्रोटेस्ट के तौर पर। ये सब इंसिडेंट्स एक ही डायरेक्शंस में जा रहे थे, वो था रेवोल्यूशन। 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में पहला वॉर हुआ ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन पैट्रियोट्स के बीच। यहीं से शुरू हुई अमेरिकन रेवोल्यूशन। 13 कॉलोनीज ने मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस वक्त जॉर्ज वॉशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर बनाया गया। ये लड़ाई सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी सेल्फ रूल और इक्वालिटी के लिए। 4 जुलाई 1776 एक हिस्टोरिक दिन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुई, जो लिखा था थॉमस जेफरसन ने। इसमें लिखा था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड दे हैव सर्टेन अनअलाइनेबल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये लाइन अमेरिका के सोल की फाउंडेशन बन गई। ब्रिटिश आर्मी स्ट्रांग थी, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स ने अपनी मिट्टी और अपने सपने के लिए लड़ाई लड़ी। फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, सप्लाईज, नेवी और ट्रूप्स के रूप में। और फिर 1781 में बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने सरेंडर कर दिया, और 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। अमेरिका फाइनली एक फ्री नेशन बन गया। अब एक नया सवाल था, फ्रीडम मिल गई, लेकिन गवर्नेंस कैसे चलेगा? फ्रीडम के बाद अमेरिका ने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के नाम से एक लूज सिस्टम बनाया, लेकिन यह बहुत वीक था, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, और इकोनॉमिक कियोस बढ़ता गया। इसलिए 1787 में फिलाडेल्फिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाई गई, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मेडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लीडर्स शामिल हुए। इन्होंने डिसाइड किया एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा जो फ्रीडम और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाकर रखे, और इस डिस्कशन का रिजल्ट निकला द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 ब्रांचेस डिफाइन की गई, लेजिस्लेटिव, जो थी कांग्रेस जिसका काम था लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव, जो थे प्रेसिडेंट जिनका काम था लॉ एनफोर्समेंट, और तीसरी जुडिशरी, जो थी सुप्रीम कोर्ट जिसका काम था लॉ इंटरप्रिटेशन। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने। 1791 में बिल ऑफ राइट्स ऐड हुआ, जिसने स्पीच, रिलीजन और प्रेस के फ्रीडम की गारंटी दी। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दुनिया में डेमोक्रेसी का एक नया मॉडल दिया, वो था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब आता है साल 1803। इस साल में लुइसियाना परचेज हुआ। फ्रांस से $15 मिलियन में ह्यूज लैंड खरीदी गई। अमेरिका का साइज डबल हो गया। प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने लुइस एंड क्लार्क एक्सपेडिशन भेजा। उन्होंने वेस्ट में रिवर्स, माउंटेन्स और न्यू टेरिटरीज को एक्सप्लोर किया। इस दौरान एक आइडिया पॉपुलर हुआ, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। इसका मतलब था भगवान ने हमें पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना रूल फैलाने का राइट दिया है। वेस्ट में लोग अपने वैगल्स में निकल पड़ते थे, नए सपने और जमीन के लिए। इसी दौरान कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ 1848 से 49। इसने माइग्रेशन और तेज कर दिया। लेकिन हर एक्सपेंशन के साथ एक सवाल बढ़ता गया, क्या नए टेरिटरीज में स्लेवरी अलाउ की जाए या नहीं। मिजोरी कॉम्प्रोमाइज 1820 और कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850 जैसे लॉज से बैलेंस बनाने की कोशिश हुई, लेकिन टेंशन नॉर्थ और साउथ के बीच बढ़ती गई। अमेरिका प्रोस्पेरिटी के साथ साथ धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा था। तभी 19th सेंचुरी के हाफ में अमेरिका में स्लेवरी सबसे बड़ा इशू बन गया था। नॉर्थ के लोग इंडस्ट्रियल और प्रोग्रेसिव थे, जबकि साउथ के स्टेट्स की इकोनॉमी पूरी तरह स्लेवरी पर डिपेंडेंट थी। 1860 में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने स्लेवरी के एक्सपेंशन के खिलाफ स्टैंड लिया। साउथ के लोगों को लगा कि उनका सिस्टम खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया। 11 सदर्न स्टेट्स ने मिलकर कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाई।
और प्रेसिडेंट बनाया जेफरसन डेविस को। इस पे लिंकन का बयान था कि यूनियन को तोड़ना देशद्रोह है। 1861 में फोर्ट समटर पर पहली गोलीबारी हुई और यहां से सिविल वॉर ऑफिशियली शुरू हो गया। नॉर्थ के पास इंडस्ट्री, रेलवेज और मैन पावर ज्यादा था। साउथ के पास बेटर जनरल्स और मिलिट्री एक्सपीरियंस था। इस वॉर में कई बड़ी बैटल्स हुई, एंटीतम, गेटिसबर्ग और विक्सबर्ग। 1863 में लिंकन ने एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट साइन किया जो था एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इसके तहत कन्फेडरेट रीजन्स में रहते सब स्लेव्स को आज़ादी दी जाएगी। ये एक मोरल विक्ट्री थी। अब सिविल वॉर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि ह्यूमन फ्रीडम के लिए भी थी। 1865 में जनरल रॉबर्ट ई ली ने अपोमोटैक्स कोर्ट हाउस में सरेंडर कर दिया। यूनियन जीत गया और देश बच गया। लेकिन इस बात की खुशी लंबी नहीं रही। वॉर के कुछ दिनों बाद ही 14 अप्रैल 1865 को लिंकन को एक थिएटर में गोली मार दी गई। उनकी मौत पूरे देश के लिए एक शौक थी। सिविल वॉर में तकरीबन 6 लाख लोग मरे। ये अमेरिका का सबसे खूनी युग था, लेकिन इसने देश को एक नई सोच दी, फ्रीडम फॉर ऑल। सिविल वॉर के बाद अमेरिका एक नए फेज में गया। वो था रिकंस्ट्रक्शन का फेज। देश को दोबारा जोड़ने की कोशिश हुई और साउथ को रीबिल्ड करना था। 13th अमेंडमेंट ने स्लेवरी को खत्म कर दिया। 14th अमेंडमेंट ने सबको सिटीजनशिप दी और 15th अमेंडमेंट ने ब्लैक अमेरिकन्स को वोटिंग राइट्स दिए। कुछ समय के लिए ब्लैक लीडर्स कांग्रेस में आए, स्कूल्स खुले और नए राइट्स मिलने लगे। लेकिन साउथ में रेजिस्टेंस भी हुआ। कू क्लक्स क्लैन जैसे वोलेंट ग्रुप्स बने जो ब्लैक लोगों को डराते थे और उन्हें वोट करने से रोकते थे। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान फेडरल ट्रूप्स साउथ में डिप्लॉयड थे, लेकिन 1877 में कॉम्प्रोमाइज के बाद उन्हें वापस बुलाया गया। इसके बाद जिम क्रो लॉज के जरिए रेशियल सेग्रीगेशन वापस आ गया। ब्लैक और व्हाइट लोगों के लिए अलग स्कूल्स, बसेस और रेस्टोरेंट्स बने। फ्रीडम मिल गई थी, लेकिन इक्वालिटी अभी दूर थी। इसी के साथ सिविल वॉर के बाद अमेरिका ने एक नए युग में कदम रखा। वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का युग। रेल रोड्स ने पूरे कॉन्टिनेंट को जोड़ दिया। स्टील, कोल और ऑयल जैसे इंडस्ट्रीज बूम करने लगे। बिजनेसमैन जैसे एंड्रयू कार्नेज, जॉन डी रॉकफेलर और जेपी मॉर्गन ने अपने एम्पायर्स बनाए। ये लोग रॉबर बैरन्स कहलाए क्योंकि इन्होंने पैसे और पावर दोनों पे कब्जा कर लिया था। इसी के साथ इन्होंने जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किए। सिटीज जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, पिट्सबर्ग, डेट्रॉयट तेजी से डेवलप हुए। इमिग्रेंट्स यूरोप से अमेरिका में आ रहे थे, हर कोई एक सपने के साथ, द अमेरिकन ड्रीम। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ी, चाइल्ड लेबर, पुअर वर्किंग कंडीशंस और पुअर्टी। इसके खिलाफ लेबर यूनियंस बने और स्ट्राइक्स होने लगी। और इसी के साथ प्रोग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें रिफॉर्मर्स जैसे थियोडोर रोजवेल्ट ने करप्शन के खिलाफ और फेयर सोसाइटी के लिए काम किया। 20th सेंचुरी के शुरुआत में अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका था। हर साल यूरोप से लाखों लोग अमेरिका आते, जिसमें मेजोरिटी इटली, आयरलैंड, जर्मनी और ईस्टर्न यूरोप से थे। न्यूयॉर्क का एलिस आइलैंड इमिग्रेशन गेट कहलाता था। लोग अपने सपने के साथ अमेरिका आते, लेकिन उन्हें एक हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ता था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस और कंजेस्टेड स्लम्स। सिटीज बढ़ने लगे, फैक्ट्रीज चलते रहे और अमेरिका दुनिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लीडर बन गया। यहाँ से अमेरिकन ड्रीम का कंसेप्ट पॉपुलर हुआ कि मेहनत से कोई भी अपना फ्यूचर लिख सकता है। लेकिन इसी दौरान यूरोप में कुछ बड़ा होने वाला था जो अमेरिका को ग्लोबल स्टेज पर ले आएगा। 1914 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया वर्सेस जर्मनी और ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। वॉर के शुरुआत में अमेरिका न्यूट्रल रहा, लेकिन जर्मनी के सबमरीन अटैक्स और जिमरमैन टेलीग्राम जैसे इंसिडेंट्स ने अमेरिका को वॉर में खींच लिया। 1917 में अमेरिका ने अलाइज के साथ वॉर ज्वाइन किया। अमेरिकन सोल्जर्स, जिनका नाम था डो बॉयज, यूरोप पहुंच गए। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने वॉर के बाद पीस के लिए 14 पॉइंट्स दिए। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का आइडिया दिया, एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वॉर रोक सके। 1918 में वॉर खत्म हुआ और 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस साइन हुई। जर्मनी डिफीट हो गया और यूरोप डिवास्टेटेड। अमेरिका विक्टोरियस था और अब वो दुनिया का एमर्जिंग पावर बन गया था। लेकिन लोग थक गए थे वॉर से, अब वो पीस और प्रोस्पेरिटी चाहते थे। 1920s में अमेरिका में एक नया एरा आया, द रोरिंग ट्वेंटीज।
इकोनॉमी बूम कर रही थी। कार्स, रेडियोस और सिनेमा हर घर में घुस रहे थे। जैज म्यूजिक और फैशन ने सोसाइटी को मॉडर्न बना दिया। 19th अमेंडमेंट 1920 के तहत वुमेन ने वोटिंग राइट्स पा लिए थे। फ्लैपर गर्ल्स न्यू फैशन और फ्रीडम का सिंबल बन गई। हर जगह ऑप्टिमिज्म था। लोग सोच रहे थे फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन सब कुछ एक मोमेंट में बदलने वाला था। वो था 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर गया। इन्वेस्टर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए। फैक्ट्रीज बंद हो गई, बैंक्स कोलैप्स हो गए और लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। हर जगह पुअर्टी और डेस्पेयर था। अमेरिका में ब्रेड लाइन्स और हुवर विलेज मतलब एक तरह के टेम्परेरी होम्स बन गए। प्रेसिडेंट हर्बर्ट हुवर ने पॉलिसीज बदलने में देर की, लेकिन 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने और उन्होंने न्यू डील स्टार्ट की। न्यू डील के अंडर गवर्नमेंट ने जॉब्स दी, डैम्स और रोड्स बनाए, बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए और इकोनॉमी को रिवाइव किया। अमेरिका धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकल रहा था, लेकिन एक नए ग्लोबल डेंजर्स ने सर उठाया। ये था नाजी जर्मनी। 1939 में एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया और वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ। अमेरिका पहले न्यूट्रल था, लेकिन 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। अमेरिका ने वॉर ज्वाइन किया, यूरोप में जर्मनी के खिलाफ और एशिया में जापान के खिलाफ। अमेरिका की फैक्ट्रीज में वेपन्स, टैंक्स और प्लेन्स बनने लगे। हर सिटीजन ने वॉर एफर्ट में हिस्सा लिया। वुमेन ने रूजे दे रेवतेर के रूप में फैक्ट्रीज में काम किया। 1944 में डी डे इन्वेजन में अमेरिका ने फ्रांस में लैंड किया और जर्मनी को डिफीट करने में मदद की। 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर लिया और यूरोप में वॉर खत्म हुआ, लेकिन पैसिफिक में जापान अभी भी फाइट कर रहा था। तब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए। जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया। उसके पास एटॉमिक पावर थी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी और लीडरशिप थी। पर अब एक नया दौर शुरू होने वाला था। वो दौर था द कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया बदल चुकी थी। यूरोप तबाह हो गया था, लेकिन अमेरिका सुपर पावर बन गया था, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एटॉमिक वेपन के साथ। पर इसी वक्त एक और सुपर पावर उभर कर आई, सोवियत यूनियन। दोनों के बीच आइडियोलॉजी का वॉर शुरू हुआ। एक तरफ अमेरिका में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म। ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट वॉर नहीं था, इसलिए इसे कहा गया द कोल्ड वॉर। अमेरिका ने अपनी कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई ताकि कम्युनिज्म दुनिया में फैल ना सके। 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई, जिसमें अमेरिका ने कंट्रीज को सपोर्ट करने का वादा किया जो कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ी होंगी। 1948 में मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमिक हेल्प करी, जिससे यूरोप रीबिल्ड हो सका। 1949 में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक मिलिट्री अलायंस अमेरिका की लीडरशिप में। सोवियत यूनियन ने इसका जवाब दिया वॉर्सो पैक्ट के रूप में। 1950s में कोरियन वॉर हुआ। नॉर्थ कोरिया जो कि कम्युनिस्ट था वर्सेस साउथ कोरिया जो कैपिटलिस्ट था। अमेरिका ने साउथ कोरिया का साथ दिया और यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया का। वॉर 1953 में स्टेलमेट पे खत्म हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर और भी इंटेंस हो गया। कोल्ड वॉर सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री नहीं था, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का कंपटीशन भी था। 1957 में यूएसएसआर ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। इसे देख अमेरिका शॉक में आ गया, क्योंकि स्पेस में यूएसएसआर पहले पहुंच गया था। इसके जवाब में अमेरिका ने नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाई और फिर शुरू हुआ स्पेस रेस। 1961 में सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गार्गिन पहले इंसान बने जो स्पेस में गए। अमेरिका ने काउंटर में 1969 में दुनिया को हिला दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 मिशन में चांद पर कदम रखा। ये विक्ट्री सिर्फ साइंस की नहीं थी, ये डेमोक्रेसी के सिस्टम की भी जीत थी। जब दुनिया में अमेरिका फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, तब खुद उसके अंदर इनइक्वालिटी चल रही थी। साउथ के स्टेट्स में ब्लैक अमेरिकन्स के खिलाफ रेशियल सेग्रीगेशन अब भी था। 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, रिलीजन और सेक्स को इलीगल बनाया गया। 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट आया, जिसने ब्लैक अमेरिकन्स के वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट किया।
कोल्ड वॉर के दौरान एक और वॉर ने अमेरिका को डिवाइड कर दिया। वो था वियतनाम वॉर। वियतनाम में जो नॉर्थ कम्युनिस्ट थे उसे यूएसएसआर सपोर्ट करता था और साउथ कैपिटलिस्ट को अमेरिका सपोर्ट करता था। 1965 में अमेरिका ने अपने सोल्जर्स वियतनाम भेजे, लेकिन वॉर और भी ज़्यादा लंबी और ब्लडी बन गई। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मरे और लोगों ने इस वॉर का अपोज करना शुरू किया। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुए, स्लोगन्स घूमते रहे, मेक लव नॉट वॉर। 1969 में वुडस्टॉक फेस्टिवल हुआ, जो कि पीस और म्यूजिक का सिंबल है। 1973 में अमेरिका ने फाइनली अपने ट्रूप्स वापस बुलाए। वॉर के बाद अमेरिका ने अपने फॉरेन पॉलिसीज पे रीथिंक करना स्टार्ट किया। 1970s में अमेरिका के लिए टाइम थोड़ा टफ था। वियतनाम वॉर के बाद इकोनॉमी स्लो हुई और 1973 में ऑयल क्राइसिस आया, जिससे पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इस दौरान एक बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ, जो था वाटरगेट स्कैंडल। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन पे इल्लीगल वायर टेपिंग और पावर मिसयूज के चार्जेस लगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने 1974 में रिजाइन कर दिया। ये पहली बार था कि जब एक यूएस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया हो। लेकिन 1980s में एक नया दौर आया, वो था रोनाल्ड रीगन एरा। रीगन ने फ्री मार्केट पॉलिसीज को बढ़ावा दिया, टैक्स कम किए, डिफेंस बजट बढ़ाया और इकोनॉमी को रिवाइव किया। 1980s के एंड में यूएसएसआर वीक होने लगा। ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स गिरने लगी। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गया, जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के डिवाइड का सिंबल था। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गई और अमेरिका जीत गया। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस एक्सपेंड किया। बिल क्लिंटन के दौरान इकोनॉमी बूम हुई, इंटरनेट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनीज उभर कर आई। हर घर में कंप्यूटर आने लगा और कम्युनिकेशन ग्लोबल हो गया। हॉलीवुड और पॉप कल्चर ने अमेरिका को कल्चरल लीडर बना दिया। लेकिन 2001 में एक इवेंट ने सब कुछ हिला दिया। तारीख थी 11 सितंबर 2001, जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है। टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा ने अमेरिका पे अटैक किया। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स गिर गए। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर स्टार्ट की और 2003 में इराक पे अटैक किया, ये कहकर कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 2008 में बैरक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। उन्होंने हेल्थ केयर रिफॉर्म ओबामा केयर स्टार्ट किया और 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से देश को बाहर निकाला। 2011 में उनके ऑर्डर पर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया। ओबामा ने डिप्लोमेसी और इंक्लूसिवनेस पे फोकस किया और दुनिया भर में पीस का मैसेज दिया। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। वो नेशनलिस्ट और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लेकर आए। चाइना के साथ ट्रेड वॉर हुई और इमिग्रेशन लॉज टफ हुए। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को हिला दिया। अमेरिका में मिलियंस लोग बीमार हुए और इकोनॉमी डाउन हो गई। उसी साल इलेक्शन हुआ और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने। उन्होंने यूनिटी, क्लाइमेट चेंज और डेमोक्रेसी के वैल्यूज पर फोकस किया। अमेरिका की कहानी सिर्फ वॉर्स और पॉलिटिक्स की नहीं है, ये एक सोच की है, फ्रीडम और इक्वालिटी की सोच। कोलंबस से लेकर लिंकन तक, रूजवेल्ट से ओबामा तक और नासा से स्पेसएक्स तक, अमेरिका ने दिखाया कि कोई भी देश अपनी सोच और मेहनत से दुनिया बदल सकता है। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।